हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आपको बुक सभी को पता होगा कौन सा बुक आपका है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बुक है आपका बी राव एंड डी पी चौधरी सर का। ठीक, जिसमें से देखो आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे। कुछ टॉपिक देखो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, और कुछ टॉपिक कंपलसरी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर 1 और पेपर 3 में अच्छा स्कोर हो जाता है। ठीक है, पेपर सेकंड में आपको ज़्यादा मेहनत, यानी जितना आप मतलब टाइम उस पेपर सेकंड को दोगे, ठीक है, उस एक पेपर को जितना टाइम दोगे उतना आप फर्स्ट एंड थर्ड को दोगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, उसमें ज़्यादा थोड़ा आपको, ये प्योर मैथमेटिक्स का वो पार्ट है तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक, तो अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये डी पी चौधरी सर की बुक है, ठीक, आपको पता होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपका ये एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले जो इसमें आपको पढ़ना होता है, पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग ये होती है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप का होता है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ठीक है, फिर उसमें अब फिर चेक करने के लिए रहता है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग में चलो चलता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बोलेंगे, जिसमें आपको देखो ये लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर और डिग्री बताना है जो आप 12th में सीखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लीनियर नॉन लीनियर सीखोगे। फिर सेकंड जो एक्सरसाइज रहती है आपकी 1.2 या सेकंड टॉपिक रहता है वो होता है फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, फैमिलीज ऑफ कर्व के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, तो ये मान के चलो ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हो आपके एग्जाम के लिए। और जो भी एग्जाम्पल है, और ये बस एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन आप लगा लो, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर में क्वेश्चन सेम मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेज होंगे कि मान लो डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है जो इस पर मार्क किया हुआ मैंने, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो फैमिली ऑफ कर्व से एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर एक टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस बोलूँगा मैं इसको, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोक्लाइंस। ठीक है, तो आइसोक्लाइंस ये टॉपिक आपका और एक्सरसाइज है। तो आइसोक्लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइसोक्लाइंस, क्योंकि आप जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे अनसॉल्व में तो आपको आइसोक्लाइंस दिखेगा, हर बार ये आइसोक्लाइंस पूछा ही जाता है। तो होता क्या है कि दोनों भी पूछ लिए आते हैं, फैमिली ऑफ ये आपका ये कर्व से क्वेश्चन भी आ जाता है और आइसोक्लाइंस से भी आता है, दोनों को देता है, उसमें से एक करना होता है। ठीक, तो आप दोनों में से या तो दोनों को तैयार कर लो, देखो बहुत ईजी है, तो दोनों को अच्छे से, अभी आपके पास टाइम है तो दोनों को आप एक बार लगा लीजिए। बस इसमें क्या है, मैं 1 घंटे में आप पूरा कवर कर लोगे, फिर आइसोक्लाइंस आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आइसोक्लाइंस एक अच्छा टॉपिक है, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसमें से बस आपको फैमिली ऑफ कर्व और आइसोक्लाइंस के बारे में पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो भी यहाँ पर मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के मिलेंगे सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हमको भी। ठीक, तो इस चैप्टर देखो, ये इस चैप्टर में बात करूँ तो आपको पता है इस चैप्टर में एक्सरसाइज बहुत सारी हैं। ठीक है, जिसमें से आपको देखो वैसे तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक, पर आपको कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है, तो ये आपकी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो आपने 12th में पढ़ा होगा, वही सेम मेथड है। ठीक है, मेथड तो सेम ही रहता है, ठीक, वही चीज़ें हैं। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है आपका, किस लिए इम्पोर्टेंट है, देखो एग्ज़ाम में तो बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, ये नहीं है कि पूछा नहीं जाता, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, पर लेकिन उस टाइम पूछे थे जब सिलेबस रिड्यूस था, यानी वो कम टॉपिक थे, सिलेबस रिड्यूस था, तो कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए थे, तो कम सिलेबस था तो फिर उससे पूछ लिए गए। तो अब कम चांसेस रहते हैं। वैसे जब आप प्रीवियस ईयर में जाओगे आंसर में तो 19 से बाद जाओगे तो आपको कम दिखेगा यहाँ से, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको होमोजीनियस या आगे कोई भी मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है तो इसका तो बेसिक यूज होता ही होता है। मान लो आपको आप थर्ड चैप्टर में जाओगे तब भी इसका यूज आपको मिल सकता है, यानी ये तो एक बेसिक फंडामेंटल मेथड जो बोलते हैं ना वो होता है आपका ये, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आगे 2.1 अगर इसमें से क्वेश्चन आया था तो फिर भी अच्छा है। ठीक, तो
आपके पास ये है, यहाँ से इसको पूरी को सॉल्व कर लेना है, एक्सरसाइज को पूरा लगा लेना है। उससे क्या होगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर क्वेश्चन आपको देख के आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा मेथड हमको यूज करना है, कौन सा नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, फिर आता है आपका इक्वेशन ऑफ विद होमोजीनियस कोएफिशिएंट। अब ये वैसे बेसिकली आपने 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, होमोजीनियस कोएफिशिएंट मेथड भी है ना वहाँ पर, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या करना, आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आप, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें से आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ भी, जितने भी क्वेश्चन का मतलब मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बस इतना सॉल्व कर लेना कि सारे जितने भी टाइप का रहता है, होमोजेनियस से 2 टाइप का रहता है आपको पता है, या dy अपॉन डी एक्स टाइप का हो या dx अपॉन dy टाइप का हो, दोनों मेथड से क्वेश्चन लगा लेना। कितने 12 क्वेश्चन है, तो इसमें से मान लो आप 6 से 7 क्वेश्चन लगा लो बस, और सभी को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेथड अच्छे से आना चाहिए, बस इतना आप करते जाओ। ठीक है, ये अब देखो, ये वैसे होमोजीनियस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे। ठीक है, उस टाइम पूछे गए थे, सिलेबस रिड्यूस था, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए इसको। ठीक है, पर लेकिन आपको करना सॉल्व है। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन लगा लेना। पर लेकिन इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे इस बार के लिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज 2.3, 2.4 और 2.5 रहने वाली है। ठीक है, 2.4 और 2.5 है। तो देखो, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, तो अभी तो मैं आपसे ये बोलूँगा, आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप एक बार क्वेश्चन जरूर लगा लेना इन सबको। अब क्योंकि देखो, अगर आप अभी सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम टाइम के लिए, क्योंकि देखो आप एक बार लगा लो बस ये, बस फिर जो इम्पोर्टेंट इसमें से होंगे ना, फिर आपको क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम टाइम आएगा तो फिर आपको पूरे क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मेथड रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप मेथड रिवाइज करते जाओगे, सारे क्वेश्चन आपको लगाने नहीं, आप सॉल्व किए होंगे, बस एक बार आप जैसे एक बार देख सकते हो, अपने खुद देख लेना और 1-2 क्वेश्चन में लगा लेना मेथड। यानी मेथड एक बार यूज हो जाए तो फिर क्या होता है, ये चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, तो अच्छा क्लियर हो जाता है। तो अब आपके पास टाइम है, तो आप क्या करना, कंप्लीट कोशिश करना, कंप्लीट क्वेश्चन आपको ये सॉल्व कर पाओ आप। ठीक है, इस टाइम ये याद ध्यान रखना। तो ये आपकी एडजेक्ट वाला है। ठीक है, एडजेक्ट का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना 2.4 2.5 को इस बार के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्वेश्चन कम पूछे गए, तो अब चांसेस ज़्यादा हैं इसके, आपके बाद पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं 2.4 2.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडजेक्ट से। ठीक है, नॉन एडजेक्ट वाला केस जो रहता है, क्योंकि इसमें मेथड कई सारे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो आप ये, तो अगर आप टाइम है तो आप अभी से सॉल्व कर लेना ये। अब तो 2.6 से आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जैसे हम निकालते हैं ना, ये भी हमने वहाँ पर पढ़ा होगा। तो आपने देखो 2.3 2.4 2.5 जो एक्सरसाइज थी ना, ये आपने नहीं पढ़ेंगे 12th में, लेकिन 2.6 ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2.6 एक्सरसाइज में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसमें से मेथड को रिवाइज कर लेना। वैसे मेथड तो आपको रिवाइज ही होगा, 12th में हमने पढ़ा है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ज़्यादा सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, ये है यहाँ से, तो 2.6 ये है। 2.7 इसी से रिलेटेड है, थोड़ा वन नॉलेज इक्वेशन है। तो आप 2.6 को जब मेथड सीख जाओगे तो 2.7 पर अच्छा फोकस कर लेना। ठीक है, तो 2.7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, पूछाने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप कहोगे टू ये सेकंड चैप्टर से वैसे रहता कितना क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा कितना आता है। तो देखो सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं वो आपके रहते हैं 1.5 से 2 क्वेश्चन। और 1.5 से 2 का मतलब ये हो जाता है, अब आपको 1.5 क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, 1.5 क्वेश्चन का मतलब आपको पता है एक क्वेश्चन में 2 रहते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन रहता है उसमें क्या कर देता है, वो सेकंड क्वेश्चन से भी डाल देता है उसमें, और में आपका थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन डाल देता है। इस टाइप से कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, 10 नंबर का आपका ये पूछ लिया जाता है। नहीं, वैसे 8 से 10 नंबर रहता है आपका सेकेंड चैप्टर। ठीक है, ये ठीक। अब देखो ध्यान से, अब चलते हैं 2.8 की तरफ। ठीक है, तो देखो 2.8 एक्सरसाइज है ये आपका। तो इसमें सारे क्वेश्चन का मिक्सचर इसमें है आपका। देखो सेपरेबल इक्वेशन का, होमोजीनियस का, लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, तो सभी क्वेश्चन इसमें हैं आपके। ठीक है, तो ये तो आप बेसिकली वहाँ सॉल्व करोगे तो ये पता चल जाएगा। पर लेकिन देखो 2.9 और 2.10 ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा आपके लिए। ये जो एक्सरसाइज है ना 2.9, हाँ 2.9 तो एक मिनट, और 2.10 ये रही। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा आपका। तो अभी तक में तो आइसोक्लाइंस टॉपिक
2.4 और 2.5 एक्सरसाइज, और उसी के बराबर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोलूँगा 2.9 और 2.10। ये आपको मिस नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का क्वेश्चन यहाँ से मिलता है आपका। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई या एक्स किसी के लिए सॉल्व कीजिए, या सॉल्व फॉर पी के लिए सॉल्व कीजिए। मेथड सीखोगे आपको तब पता चलेगा ना पी के लिए क्या सॉल्व किया था क्या नहीं। तो ये एक्सरसाइज जो है ना, ये आप 2.9 जो है ये है सॉल्व फॉर पी। ठीक है, हमको पी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये एक्सरसाइज 2.10 वो एक्स और वाई के लिए है कि एक्स का फंक्शन बन रहा है तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, वाई का तो वाई के लिए सॉल्व करेंगे, इस टाइप से। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों को 2.9 10 को। ठीक है, मिसलेनियस है ये, तो सारे क्वेश्चन आपके इसमें मिक्स हैं पूरे एक्सरसाइज के। ये यहाँ से अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। तो चैप्टर नंबर 3 भी देखो, वैसे आप देखोगे तो इसमें आपको एक्सरसाइज नहीं दिखेंगे, टॉपिक दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें टॉपिक ही पढ़ना होता है। आप क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन क्या लगाना है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या लगाना है आपको, टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन लगाने हैं वो प्रीवियस ईयर लगाने हैं। ठीक, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं लगाने इस एक्सरसाइज के, आप प्रीवियस ईयर लगा लेना। एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर, ये एग्जाम्पल दिया है ना ये, और प्रीवियस ईयर लगा लेना। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं ये देखो, मैंने इस पर वीडियो भी बना हुआ, आपको मिल जाएगा रेडियो एक्टिविटी इस पर, या रेडियो एक्टिविटी के है इसमें टॉपिक। कूलिंग प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, और आपका काइनेटिक्स होगा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इसमें आपको देखो टॉपिक दिख रहे होंगे ना, और आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, डिके पॉपुलेशन में डिके होगा, वो टॉपिक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, टॉपिक पढ़ना है और क्वेश्चन आप प्रीवियस से लगा लेना। ठीक है, और अगर आपकी और इच्छा है इस क्वेश्चन सॉल्व करने की तो ये एक्सरसाइज आपके सामने है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये प्रीवियस से लगा लोगे आपको आइडिया लग जाएगा, फिर ये होता है। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। 2 टॉपिक हैं इसमें, वो टॉपिक हैं सारे केमिकल काइनेटिक्स, वो सारे टॉपिक हैं, उनका पढ़ लेंगे आप, उनका प्रूफ देख लोगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैंने बताया PYQ या एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिर टॉपिक आपका OT, जिसको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, एक्सरसाइज 3.6 वैसे इसमें बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है, तो 3.6 ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट की तो श्रेणी में रखोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने में यहाँ से। ये वैसे तो बेसिकली अगर बात करूँ तो देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। ठीक है, ये यहाँ से वो डायरेक्ट पूछ लेता है आपका। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें देखो, इसमें बस 2 ही टॉपिक हैं आपके। एक आपका पिकार्ड इरिटेशन मेथड है, आप पढ़ोगे इसमें। ठीक है, तो पिकार्ड इरिटेशन मेथड आप यहाँ पढ़ोगे एक्सरसाइज 4.1, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो कहना बिल्कुल एकदम जो रिपीटेड बोला जाए तो ये टॉपिक रहता है रिपीटेड, पिकार्ड इरिटेशन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पिकार्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन है, इनमें से रिपीट होता है, ये नहीं क्या लगा जाए, ये टॉपिक या एग्जाम्पल बस इनमें से आएगा। फिर आपका देखो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, ये 2 थ्योरम हैं। ठीक है, थ्योरम का प्रूफ पूछता है, वो ध्यान रखना, ये 2 थ्योरम है, इनका प्रूफ पूछा जाता है कुछ एग्जाम में, तो आप ये इसका थ्योरम तैयार कर लोगे, इसका प्रूफ क्या है। फिर इसके बाद एक टॉपिक है इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन, इससे चलते हैं सीधा। फिर इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, यहाँ से यहाँ बस इस टॉपिक पर आओगे आप, बस यहाँ से इसका प्रूफ देखोगे बस। फिर उसके बाद आप आओगे सिंगुलर सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिंगुलर सॉल्यूशन आपका रिलेटेड है जहाँ जो मैं बताया था 2.9 2.10 एक्सरसाइज जो है आपके सॉल्व फॉर P सॉल्व फॉर XY, उसके रिलेटेड है। यानी आपको सेम क्वेश्चन दिखेंगे पर लेकिन तरीका सेम नहीं होगा सॉल्व करने का, उस टाइप के दिखेंगे। तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन के और में जो क्वेश्चन रहता है वो आपका 2.9 और 2.10 एक्सरसाइज से रहता है या पिकार्ड से रहता है। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन और पिकार्ड ये और में मिल जाते हैं, या तो पिकार्ड से करो या क्वेश्चन यहाँ से करो, या सिंगुलर सॉल्यूशन के और में वो जो बनता है वो 2.9 या 2.10 से बनता है, ये रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या लगाना है, सिर्फ ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा लेना आप। ठीक है, और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें। ये कुछ नहीं इतना आप लैंग्वेज आपको कुछ नहीं इसमें इतना वो करना है, सीधा थियरी आपकी 4.3 12 क्वेश्चन है, सबको लगा लेना है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से देख लेना आप। ये है अपने PDF पड़ा हुआ है ग्रुप में, आपको पता होगा कि पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ईयर में। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। अब देखो वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ, देखो आपको 6 में से आपका जो अब बचे ना 6, 5, 6, 7 ये 3 चैप्टर बचे हैं जिसको पढ़ना आपको, पूरा नहीं पढ़ना है, कोई टॉपिक है 5 में। देखो बहुत सारे टॉपिक वैसे हम अगर हमारे सिलेबस में तो हैं,
पर लेकिन आपको कि नहीं मुझे बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, देखो आपको अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, मतलब आगे हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा वो बताता चलूँगा। देखो ये आपके सिलेबस में है एलडी और ये, ठीक है। 5.1 एक्सरसाइज जो है ना, ये आपकी लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये आपकी एक्सरसाइज में है। ये 5.1 भी है, 5.2 भी है ये, ठीक है। ये फिर 5. ये जो 3 है ना, ये आपको नहीं पढ़नी है यहाँ से, सिलेबस में है पर लेकिन 5.3 ये कहूँ ना, पूरा 5 चैप्टर सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। रोन्सकियन पढ़ते हैं 5.3 में आपका, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद जो आता है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, जो सिर्फ ओनली एग्ज़ाम को फोकस करना चाहता है, तो वो आप 5.1 1 2 3 4 वो सॉरी 1 2 3 नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सीधा आपको आ जाना है 5.4 पर। तो 5.4 और 5.4 में से 5.5 इम्पोर्टेंट है, 5.4 इम्पोर्टेंट नहीं है, और लेकिन 5.5 के लिए 5.4 का आना ज़रूरी है, ठीक है। यानी इसका मेथड उसमें यूज होता है, ये समझ लो। यानी ये पार्ट 1 है, ये वो पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 को अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा ना। पार्ट 1 की कुछ पता होनी चाहिए हमें, स्टोरी क्या है पार्ट 1 की, तो वही सेम चीज़ है कि पार्ट 1 आएगा तभी आप उसको पूरा कर पाओगे। तो 5.5 का अलग मेथड है, पर लेकिन उसके मेथड में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। ये तो बस इतना डिफरेंस है कि 5.4 होमोजीनियस है और 5.5 वो आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालोगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन निकालते हो, 5.5 में आप निकालते हो। देखो 5.4 में तो ये होमोजीनियस का है, 5.5 में नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5.4 की एक्सरसाइज है। मैंने अभी कहा ना, अभी आपके पास टाइम है, पूरा एक्स्ट्रा लगा लेना है। फिर इसके बाद देखो ये नॉन होमोजीनियस आई थी 5.5 में, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5.5 से पूछा जाता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता है आपका। जब क्वेश्चन मान लो ये ना कहे सीधा बोले कि मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर, वो सीधा बोल देता है क्वेश्चन की मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको ये इस मेथड लगाना पड़ेगा नॉन होमोजीनियस का, या वो नॉन होमोजीनियस बोल देता है, ठीक है। तो ये मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो 3 मेथड हैं इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं जो एग्जाम के लिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। फिर एक और एक्सरसाइज आएगी आपकी, ये भी 5.6 मेथड में आएगा, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट हो गया आपका, और इनवर्स ऑपरेटर मेथड। ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। क्या क्या? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, और आपका लीनियर इनवर्स ऑपरेटर मेथड। तो इनवर्स ऑपरेटर मेथड तो पूछा ही जाता है, पर लेकिन ये जो 5.6 ये 5 वाला जो मेथड है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और आपका 5.6 दिखा देता हूँ एक बार, ये तो 5.5 थी आपकी, ये 5.6 में था मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। तो इनमें से कोई एक ही पूछा जाता है वैसे तो। अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि इस बार कौन सा पूछा जाएगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं रहता है। तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा पूछ लिया आपने, जो पढ़ा वो नहीं पूछा गया। तो बस ये रहता है कि दोनों नहीं पूछे जाते हैं, ये चांसेज है एक पूछा जाएगा। कौन सा पूछा जाएगा ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें आपको वैसे तो इसमें देखो 5.6 6 एक्सरसाइज हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर लेकिन आपको 3 पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, 4 5 6। फिर देखो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना 5.8 ये तो मैं एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ। सिलेबस तो आपको पता है, सिलेबस हमने डाल भी रखा है, आप सिलेबस देख लेना। तो मैं एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं और चीज़ें नहीं डिस्कस करता हूँ कि सिलेबस में क्या है, फिर क्यों इतना पढ़ोगे, क्योंकि आप सिलेबस ही बहुत बड़ा है, आप नहीं पढ़ पाओगे इतना, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ों के चक्कर में रहोगे तो ये है। फिर 6 सेकंड चैप्टर आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, पहला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो वैसे बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, देखो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे थे। वहाँ पर आपने 2 मेथड वो सीखे ही थे, फिर यहाँ पर फिर और मेथड है वो जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है एग्ज़ाम के लिए, एक मिनट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये रहा, सीधा आप आओगे 6.5 पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वैसे तो सिलेबस में वो जो भी एक्सरसाइज मैंने अभी आपको वो थी वो सारी, क्योंकि देखो बुक में है वो सारा सिलेबस में ही है। तो 6.5 आपकी ये इनवर्स ऑपरेटर मेथड है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आएगा भाई, ठीक है। थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत करता है ये, पर ये इतना भी ईजी ही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। कहीं से क्वेश्चन बने ना बने, यहाँ से पक्का बनेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बोलूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट एक ये टॉपिक होता है, और एक आपका इनवर्स ऑपरेटर और सिंगुलर सॉल्यूशन। ये 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं, हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6.5 हुआ।
तो इंपॉर्टेंट है ये 6.5 एक्सरसाइज यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़ सकते हो उस एग्जाम के लिए, 6.5 और एक 6.6 ईलर कोची इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेम आप कहोगे हर एग्जाम को हर को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो मैंने आपको सिर्फ ओनली अनडिटरमिनेड वो ईलर कोची बताया, मैंने आपको इनवर्स ऑपरेटर बताया, दोनों पूछे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में बनता है। अनसॉल्व से देख लें आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और आपका मैंने वो पिकार्ड बताया, सिंगल सॉल्यूशन बताया जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे, एक 2.9 2.10 एक्सरसाइज बताई थी, एक 2.4 2.5 बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में आइसोक्लाइंस, तो ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं ईजिली, ठीक। ये आपका हो गया ईलर कोची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये 12 क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान रखना आपको एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया तो आप कर नहीं पाओगे, एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। 6.5 और 6.6 में पूरा क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही है, रिमार्क है, क्योंकि फिर कर नहीं पाओगे आप क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। ये है 6.7 का, ये छोड़ सकते हो आप, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक। फिर 7 में आता है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना होता है बस एक एक्सरसाइज, ओनली वन एक्सरसाइज 7.3 ये। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली क्या है, देखो बेसिकली ये एक्सरसाइज आपकी 10th में आपने पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर जो था ना, लीनियर, इस टाइप कुछ ही था, लीनियर इक्वेशन, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप का था ना, उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज किया था ना, वही सेम मेथड है यहाँ पर भी, हमको बस एलिमिनेट करना होता है dt इन सबको, ठीक है। dy/dx के फॉर्म में लेके आना होता है इक्वेशन को, तो बस यही है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें बस आपको 7.3 एक्सरसाइज पढ़ना है। तो देखो 7 चैप्टर में 7.3, 6 चैप्टर में 6.5 6.6, 5 चैप्टर में 3 4 5 6 वो पढ़ना है। फिर 4 चैप्टर में पूरा ही पढ़ना है, वो जो सिंगुलर सॉल्यूशन पिकार्ड और ये 2 थ्योरम मैंने आपको बताई थी वहाँ पर। फिर चलते हैं, फिर कौन सा चैप्टर है, 5 से 4 से 3, 3 चैप्टर में आपको वो मैंने आपको बताई था डिके, पॉपुलेशन ग्रोथ, केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक और OT और दोनों ट्रोजेक्ट्री पढ़ना है। फिर सेकंड चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है, वहाँ से फर्स्ट चैप्टर भी है, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है इस बुक में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना आपको जिस भी समझ नहीं आ रहा हो सिलेबस के, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, कमेंट कर देना, मैं आप उस पर वीडियो बना दूंगा। फिजिक्स हुआ, बस अपना ऑप्शनल का मत करना कमेंट, क्योंकि आपका ऑप्शनल और मेरा ऑप्शनल में डिफरेंस हो सकता है। मेरा ऑप्शनल क्या रहा हो आपको, तो मुझे मेरा जो ऑप्शन था वो डिफेंस था, तो मैं डिफेंस के रिलेटेड बता सकता हूँ अगर आप डिफेंस से पूछोगे। पर लेकिन मैथ और फिजिक्स में आप कमेंट कर देना किसी पेपर के लिए, ठीक। थैंक यू।